हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण विचार। आइए जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन भाषा है, ये तो हम सभी जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आइए ध्वनि क्या है समझिए। यहाँ पर एक शब्द है पुस्तक। इनमें पुस्तक शब्द में ध्वनियां आई हैं प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। आगे है मेज, म जमा ए जमा ज जमा अ। तो बच्चों, पुस्तक और मेज शब्द में जो अनेक ध्वनियां प्रयोग हुई हैं उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह वर्ण है। तो बच्चों, जिन ध्वनियों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। आइए जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम सभी वर्णों को एक क्रम में लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। आइए जानते हैं वर्ण के भेद क्या हैं। तो बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ, ऋ से ऋषि, ए ऐ ओ औ। तो बच्चों, जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह से बिना रुके बाहर हवा आ रही है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ ई उ ऋषि, क्योंकि इन्हें बोलने में हमें कम समय लग रहा है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये 7 दीर्घ स्वर है। इन्हें बोलने में हमें दुगना समय लग रहा है। तीसरा है लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग पुकारने आदि में किया जाता है। इसका चिन्ह ओम है, जैसे ओम, राम आदि। हिंदी भाषा में लुप्त स्वर का प्रयोग लगभग लुप्त ही हो गया है। यानी हम लुप्त स्वर को अब हिंदी भाषा में ज्यादातर प्रयोग नहीं करते। आगे पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएं। तो बच्चों, स्वर स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं और व्यंजन के साथ भी बोले जाते हैं। व्यंजनों के साथ ये मात्रा रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है जिसके निश्चित चिन्ह होते हैं। केवल अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वह सभी व्यंजनों में मिला होता है। तभी व्यंजन को पूर्ण माना जाता है। यानी कि कोई भी व्यंजन हो, जब तक उसमें अ स्वर नहीं होगा वो पूर्ण नहीं कहलाएगा। याद रहे, अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अन्यथा अरहित व्यंजन हलंत लगाकर या अर्ध रूप में लिखे जाते हैं। तो बच्चों, जिन व्यंजन में अ मात्रा नहीं होती उन व्यंजन को हम हलंत लगाकर या फिर आधे रूप में लिखते हैं, जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। क जमा अ बराबर क, ख जमा अ बराबर ख, ग जमा अ बराबर ग। तो जिन वर्णों में यानी जिन व्यंजनों में नीचे हलंत लगा होता है तो समझिए कि वो आधा व्यंजन है। आइए पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं, शब्द बना अनार, अमर। आ शब्द से आम, ताला। इमली, किताब। ईख, दीवार। उपकार, पुल। ऊन, फूल।
री से ऋषि, री मात्रा, ऋषि कृषक। ए एड़ी केला, आय ऐनक पैसा, ओ ओखली कोयल, आओ औरत कौआ। तो ये है स्वर और उनकी मात्राएं। आगे है अयोगवा, यानी कि अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। आगे है अनुस्वार। तो अनुस्वार व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार कहलाता है, जैसे ड, ञ, ण, न, म। इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी नाक से आवाज आती है, ध्वनि निकलती है, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाकर लिखा जाता है, जैसे अंग, चंचल, गंगा आदि। अगला है अनुनासिक, यानी चंद्रबिंदु। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु है। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे गांव, चांद, दांत। तो हम मुंह और नाक दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदियों के रूप में लिखा जाता है जो वर्ण के बाद लगाई जाती है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। हिंदी भाषा में विसर्ग केवल संस्कृत से आए शब्दों में ही दिखाई देते हैं। आगे है आगत ध्वनि। हिंदी भाषा में कई शब्द अन्य भाषाओं के भी प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। इनके शुद्ध रूप को लिखने के लिए उन भाषाओं की ध्वनियों को भी हिंदी भाषा ने अपना लिया है। तो बच्चों, कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनके शुद्ध रूप अलग तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं हिंदी भाषा में, जैसे आ, का हो और नुक्ता का प्रयोग हिंदी शब्दों में देखने को मिलता है। ये आगत ध्वनियां कहलाती हैं। ये हिंदी भाषा की ध्वनियां नहीं हैं, ये कहीं और से लाई गई हैं। अंग्रेजी के शब्दों में आ ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे बाल, डाल, माल आदि। आगे है नुक्ता। उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं के शब्द में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता वर्ण के नीचे लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, ज और फ। हिंदी भाषा में केवल ज और फ वर्ण का ही प्रयोग मिलता है, जैसे फर्क, फर्श, जुल्म, जमीन आदि। तो इसे कहते हैं नुक्ता, जो वर्णों के नीचे लगाया जाता है। आगे है व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है, यानी कि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुख से जब वायु निकलती है तो उसमें थोड़ा सा ठहराव होता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए जाने तीनों व्यंजन के भेद के बारे में। पहला स्पर्श व्यंजन। वर्णमाला में क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है, यानी छूती हुई निकलती है। ये 25 वर्ण हैं, जैसे कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो स्पर्श व्यंजन 25 है। प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण के आधार पर वर्णों को बांटा गया है। इनकी संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों की संख्या 4 है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती। ये है य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है बच्चों। श, स, ह। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु
कुछ गर्म हो जाती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। तो बच्चों, दो अलग व्यंजन के जोड़ से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के जोड़ से बने हैं। आइए जानते हैं कैसे। श बना है क जमा श से, जैसे कि क्षत्रिय, क्षमा, क्षण। त्र बना है त जमा र से, त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिदेव। ज्ञ बना है ज जमा य से, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञात। और श्र बना है श जमा र से, श्रम, श्रमिक, श्री। आगे है द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि एक जैसे दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, जैसे ट जमा ट बराबर टट, मिट्टी। च जमा च बराबर चच, कच्चा। क जमा क बराबर कक, पक्का। ब जमा ब बराबर बब, गुब्बारा। त जमा त बराबर तत, उत्तर। द जमा द बराबर दद, गद्दा। तो ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो एक ही हैं और आपस में मिल गए हैं। आइए जानते हैं अन्य व्यंजनों के प्रयोग। ड और ढ हिंदी भाषा की अपनी विकसित की गई दो ध्वनियां ड और ढ ये शब्द के प्रारंभ में नहीं लगाई जाती, जैसे लड़ाई, बढ़ाई, अकड़, बढ़ई, पढ़, झगड़ा। तो ये ज़्यादातर जब लिखते हैं तो ये आखिरी में लगाए जाते हैं। रा के विभिन्न रूप है बच्चों। जब रा स्वर रहित यानी कि स्वर के बिना हो तो किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उसी व्यंजन के ऊपर रेफ रूप में लगाया जाता है, जैसे धर्म, कर्म, दर्द आदि। और जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह पदेन रूप में लगाया जाता है, जैसे क्रम, प्रश्न, ग्रह आदि। गोल वर्णों के नीचे र इस रूप में लगाया जाता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, ट्रक आदि। तो बच्चों, व्यंजन रा के भी अलग अलग विभिन्न रूप होते हैं और वो अलग अलग मात्रा के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बच्चों, जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों की सहायता से किया जाता है, यानी कि हमारे मुख के अंदर जितने अवयव हैं उनकी सहायता से हम व्यंजनों को बोलते हैं। पहला है कंठ, कवर्ग, क, ख, ग, घ, तालव्य, चवर्ग, च, छ, ज, झ, य, श, मूर्धन्य, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ध, श, वत्र्यस, स, ज, र, ल, दंत्य, त, थ, द, ध, न, ओष्ण्य, पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, दंतोष्ट, व, फ, स्वर यंत्रीय, ह, नासिक्य, ड, ञ, न, म। प्राण श्वास के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण एक सा नहीं होता। किसी में श्वास की मात्रा कम हो सकती है या किसी में ज्यादा होती है। इसी आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में प्रयोग होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है, क्योंकि इसमें श्वास यानी सांस की मात्रा कम होती है। तो यह अल्प प्राण है क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ड, ञ, ण, न, म, य, र, ल, व। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में प्रयोग होती है
वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ड, ध, भ, श, स, स, ह। इसे बोलने में श्वास वायु ज्यादा लग रही है। आगे है प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो बच्चों, इस आधार पर दो भेद होते हैं। पहला अघोष वर्ण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, द, थ, प, फ तथा श, स, स वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। दूसरा है संघोष वर्ण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है, उन्हें संघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ग, घ, ण, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, ब, भ, म और ड, ढ, य, र, ल, व, ह वर्ण आते हैं। इन्हें संघोष वर्ण कहते हैं। इनको बोलते वक्त कंपन सी महसूस होती है। आगे है वर्ण विच्छेद। तो बच्चों, शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। जब शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तब उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कि गृहस्थ। गृहस्थ एक शब्द है। इसे हम अलग अलग वर्णों में लिखेंगे और करेंगे इसका वर्ण विच्छेद। ग जमा री से ऋषि जमा ह जमा अ जमा स जमा थ जमा अ। ये है गृहस्थ शब्द का पूरा वर्ण विच्छेद। आगे है कोयल। क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ। सौभाग्य। स जमा औ जमा भ जमा आ जमा ग जमा य जमा अ। त्रिभुज। त जमा र जमा इ जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। कंपन। क जमा अ जमा म जमा प जमा अ जमा न जमा अ। क्रम। क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। यज्ञ। य जमा अ जमा ज जमा य जमा अ। दृष्टि। द जमा री से ऋषि जमा श जमा ट जमा इ। और आखिरी है चिन्ह। च जमा इ जमा ह जमा न जमा अ। ये है वर्ण विच्छेद। आगे है मानव वर्तनी, यानी कि भाषा जैसी बोली जाती है उसे वैसा ही लिखा जाता है। अतः शुद्ध उच्चारण भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हिंदी भाषा में यह गुण विद्यमान है। वर्तनी किसी भी भाषा को शुद्ध बनाने में सहायक होती है। वर्तनी यानी स्पेलिंग। वर्तनी अर्थात वर्तन करना या पीछे पीछे चलना। भाषा के उच्चरित रूप के अनुसार ही इसे लिखना वर्तनी कहलाता है। इसे विद्वानों द्वारा निर्धारित एवं प्रचारित किया जाता है। आइए कुछ वर्तनी संबंधी नियम जानते हैं। पहला नियम संयुक्त वर्ण का। खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाता है। यथा ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शय्या, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृति, यक्ष्मा, त्रयंबक। तो ये हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन। आगे है अन्य व्यंजन, जैसे ड, छ, ट, ढ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाते हैं। जैसे वाण में लट्टू, बुढ़ा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। वाण में लड्डू, बुढ़ा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा नहीं। या और व। य और वा का प्रयोग विकल्प रूप में किया जाता है, अन्यथा ए या ई का ही प्रयोग सर्वमान्य है। जैसे नई, हुई, लिए, हुए, हुआ आदि। बाकी या का प्रयोग जहाँ मूल तत्व के रूप में किया जाता है, जैसे स्थायी, अवयी,
दायित्व आदि। तो या और वा के भी दो विकल्प हैं और वो दो रूपों में प्रयोग होते हैं। संयुक्त रा के प्रचलित तीनों रूप यथार्थ रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। ये रा की तीन मात्राएं हैं और तीनों को ही प्रयोग में किया जाता है। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, जैसे श के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जहाँ श्र की जरूरत होगी वहाँ श्र ही लिखेंगे, श नहीं। हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ईक की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, ना कि पूरे युग्म से पूर्व तथा कटुत्तम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित आदि। कुट्टिटम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे इन्हें। संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकते हैं। उदाहरणतः संयुक्त, चिन्ह, विद्या, चंचल, विद्वान, वृद्ध, अंडक, द्वितीय, बुद्धि आदि। तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आगे है विभक्ति चिन्ह। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में अलग से लिखे जाएं, जैसे राम ने, राम को, राम से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर आदि। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से। तीसरा है क्रियापद। संयुक्त क्रियाओं में से सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, जैसे या अलग अलग, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। तो क्रियापद को भी अलग अलग करके लिखना जरूरी है। और आखिरी है हाइफन। हाइफन का प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है, यानी कि हमें समझ आना चाहिए क्या लिखा है, उसके लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। द्वित्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे राम हाइफन लक्ष्मण, शिव हाइफन पार्वती, संवाद देख हाइफन रेख आदि। सा जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम हाइफन सा, राम हाइफन जैसा, चाकू हाइफन से तीखे। तो ये जो डैश है इसी को हम हाइफन भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है और मात्राओं के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। द्वित्व व्यंजन एक ही वर्ण के दो बार मिलने से बनते हैं और वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।